टेक सेंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज का ये जो सेकंड ट्यूटोरियल है, आज इसमें हम जानेंगे कुछ और फंक्शंस के और डेफिनेशंस के बारे में और प्रोसीजर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है आप लोगों को दिख रहा होगा विंडोज स्क्रीन पर, यहाँ पे 5 जो है 6 जो है मैंने कैटेगरीज डिसाइड की हुई हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रिंटफ फंक्शन है इसको दोबारा से रीड करेंगे, बिकॉज जो प्रीवियस ट्यूटोरियल था हमने वहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन पर ही स्टॉप किया था। प्रिंटफ क्या है? जस्ट एक आपका फंक्शन है जो कि प्रिंट के लिए यूज़ होता है। हम इसी से स्टार्ट करेंगे फर्दर, एंड इसके बाद हम स्केप सीक्वेंस, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स, इन सब के बारे में जानेंगे। बिकॉज ये सारी चीज़ें आपका एक प्रोग्राम बनाने के लिए, यानी सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ होती हैं। एंड आप इन्हें सिंपली कह भी सकते हो कि ये सब रूल्स भी हैं, ठीक है, जो आपका प्रोग्राम बनाने के टाइम पे आपको ध्यान रख करके इन्हें यूज़ करना होगा। ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशंस थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मुझे। अब हम आते हैं अपने मेन टास्क पर। मेन टास्क हमारा क्या है? प्रोग्राम राइट करना। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, सबसे टॉप से। तो हमारे पास जो है पॉइंट सबसे पहला प्रिंटफ फंक्शंस, यानी कि उस प्रिंटफ फंक्शन को समझाना है मुझे, एंड देन ये वन बाय वन सारी चीज़ें आपको समझानी है। तो चलिए शुरू कर देते हैं टॉपिक को। मैं विंडो डी करके अपना डेस्कटॉप पे जा करके देव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेता हूँ। ओके, एंड आफ्टर दैट मुझे यहाँ से कंट्रोल एन प्रेस करना है। कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद आप लोगों को याद होगा कि बेसिक जो प्रोग्राम है वो हमें भी स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइन है यहाँ पर, अगर आपको प्रोग्राम का नेम डालना है तो आप ये डबल स्लैश करके डाल सकते हैं, एंड देन यहाँ पे जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं, डे टू। ओके, डे टू करके मैंने इसमें जस्ट नेम डाला इसका, ताकि मुझे पता चले जब भी मैं इस प्रोग्राम को ओपन करूँ। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा इसकी प्री प्रोसेसर डिक्लेरेशंस, और इंक्लूड करूँगा एक हेडर फाइल। हैश इंक्लूड ये ज़रूरी है लिखना हर प्रोग्राम के लिए। इंक्लूड करने के लिए हेडर फाइल को बैक स्लैश लगाना ज़रूरी है। stdio.h में यहाँ पे यूज़ करूँगा, बिकॉज मेरी यही स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है जो कि मुझे हेल्प करेगी प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करने के लिए, बिकॉज वो इसी का पार्ट है। ओके, अब बात करते हैं नीचे की लाइन के लिए। एंटर प्रेस करेंगे, एंड आफ्टर दैट आप एक स्पेस दे करके यहाँ पे लिख सकते हैं वॉइड या फिर इंट। अब वॉइड एंड इंट आपको याद होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर डिक्लेरेशन करनी है मेन प्रोग्राम की। मेन प्रोग्राम कुछ भी रिटर्न कर सकता है, वो वॉइड भी रिटर्न कर सकता है और इंट भी। लेकिन देव सी प्लस प्लस में आपको यहाँ पर वॉइड यूज़ नहीं करना होगा, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अदर में आप कर सकते हैं वॉइड यूज़। अब इसके बाद आपको बेसिक सी चीज़ थी तो वो हम पहले कर लेते हैं ख़त्म। रिटर्न स्टेटमेंट आफ्टर कर्ली ब्रेसेस, यानी मेन डिक्लेरेशन जबकि लाइन तो कर्ली ब्रेसेस हैं, कर्ली ब्रेसेस के बाद आप रिटर्न स्टेटमेंट ज़रूर डालिएगा। ओके, इस रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न कर रहा है। एंड आप लोगों को याद होगा ये जो ब्लू लाइन्स जो हो रही हैं, ये ब्लू वर्ड्स जो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ये सारे रिजर्व्ड वर्ड हैं, की वर्ड्स हैं। रिटर्न करते हैं हम यहाँ पे 0 एंड देन सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का यूज़ भी आपको पता है, डिक्लेरेशंस, यानी कि उनको स्टॉप करना, उस स्टेटमेंट को स्टॉप करना। तो मैंने रिटर्न स्टेटमेंट का फ्लो स्टॉप कर दिया है। ओके, अब प्रिंट फंक्शन की बात है तो प्रिंट फंक्शन हम यहाँ लिख लेते हैं। केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखिएगा, मीन सेड आपका कैपिटल लेटर कैपिटल हो, ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ कर लेते हैं, प्रिंट एफ। देन इसके बाद है हमारे पास ब्रैकेट्स। ओके, आप स्पेस दे करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके बाद आपको डबल कोट्स यूज़ करना है, देन इसके अंदर मैसेज डालना है। हेलो माय फ्रेंड्स, ये मेरा मैसेज हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड इसके बाद जो है मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, अगर नहीं लगाऊंगा तो ये एरर जनरेट करेगा। ओके, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए यूज़ होंगी। तो अब इसे एक बार हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल एस है हमारे पास शॉर्टकट की, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ आपको टाइम बचाएंगी हमेशा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेव करने के लिए कंट्रोल एस। देन यहाँ पे फाइल का नाम देना है, तो मैं इसे डे टू नाम से स्टोर कर लेता हूँ, डे टू। एंड ये CPP है यहाँ पे, और आप चाहें तो डॉट सी करेंगे तो वो डायरेक्टली आपका सी लैंग्वेज में स्टोर हो जाएगा, डॉट सी करके। जैसे ही सेव करेंगे डॉट सी हो गया। ओके, दैट मीन्स ये सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम बन गया।
अगर CPP छोड़ देंगे तो C++ का हो जाएगा एक्सटेंशन। ओके, अब इसे करते हैं हम कंपाइल, देन उसके करेंगे रन, या दोनों एक साथ करने के लिए आप की यूज़ कर सकते हैं F11। सो कंपाइल के लिए F9 है, रन करने के लिए F10, एंड दोनों अगर एक साथ ही करने हैं एट द टाइम ही आपको यूज़ करना है तो F11। ओके, सो F11 आप कर सकते हैं हर बार, सो ये बेटर है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, अगर आपके इसमें प्रोग्राम में 0 एरर हैं या वार्निंग्स तो इग्नोर करनी होगी हमें हर बार, ठीक है। एरर हमारे लिए ज़रूरी है, सो एरर्स अगर 0 हैं तो हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा, एंड देन हमारे पास जो आउटपुट हमने लिखा होगा या स्टेटमेंट्स जो लिखी होंगी आउटपुट के लिए वो हमारे शो हो जाएंगे। तो जैसे हेलो माय फ्रेंड्स लिखा है मैंने, वो मेरा आउटपुट यहाँ पे शो हो गया। ओके, अब बात करते हैं हमारे जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। सो वहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, वापस चलते हैं प्रोग्राम के इस पे पॉइंट्स पे। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास प्रिंट एफ, एंड देन सेकंड है स्किप सीक्वेंस। ओके, सो मैं इन्हें क्लोज कर लेता हूँ इन ब्रांचेस को, ताकि आपको इजीली मैं डिस्कस कर सकूँ वन बाय वन। सो ये भी क्लोज। चलिए तो आ जाते हैं वापस। सो प्रिंट एफ हमने कर चुके हैं। प्रिंट एफ बहुत सिंपल सा है, जिसमें हम किसी भी टाइप की स्टेटमेंट को रख सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम स्केप सीक्वेंस पे। स्केप सीक्वेंस क्या है हमारे पास, ये जस्ट यूज़ होता है आपका कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स को या कुछ स्पेशल मीनिंग्स को शो करने के लिए। कैसे कि सपोज़ आपको अगर बैक स्लैश के साथ में कोई कैरेक्टर लिखना है तो आप डबल बैक स्लैश लगा दीजिए प्रिंट एफ के अंदर, सो आप वो कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। अगर आपको सिंगल कोट्स में कोई कैरेक्टर लिखना है तो आप बैक स्लैश के साथ में सिंगल कोट्स लगाइए एंड देन कैरेक्टर लिख दीजिए, तो आपका एज इट इज़ प्रिंट होगा। ओके, सिमिलरली आगे जितने भी ऐसे हैं उन सब के लिए, सो डबल कोट्स के लिए भी ये है, क्वेश्चन मार्क के लिए भी आगे ये वाली स्टेप है आपके लिए। ओके, सो होता है कई बार आप जब यूज़ करना चाहो, जैसे क्वेश्चंस लिखना चाहो तो एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, तो आप इस टेक्निक को यूज़ करके, स्केप सीक्वेंस को यूज़ करके क्वेश्चन मार्क एंड में यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड देन अब आपके पास आता है ये जो अलग से स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, अलग से इनके कुछ वर्क होते हैं। सो बैक स्लैश ए मीन्स दैट अलर्ट और बेल, ये आपको एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, अलर्ट करेगा जब भी ये आउटपुट कुछ रिटर्न करेगा। ओके, देन इसके बाद है आपका बी, बैक स्पेस के लिए, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स आप पहले लिखेंगे एंड एंड में अगर आपने बी यानी कि बैक स्लैश बी करा है तो वो लास्ट वर्ड कैरेक्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा, वन कैरेक्टर जो है। एफ आपका फॉर्म फीड के लिए है, एन न्यू लाइन के लिए है। मल्टीपल लाइंस अगर आपको लिखनी है या न्यू लाइन पे जाना है तो आपको बैक स्लैश एन यूज़ करना होगा। आर कैरेज रिटर्न होता है, ये आगे की चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे। जनरली हमें जो ध्यान रखना है, एक बैक स्लैश एन और ये बैक स्लैश टी। ओके, सो ये चीज़ें हैं स्टेटमेंट्स लिखने के लिए जो ऊपर के कैरेक्टर्स थे, स्केप सीक्वेंस लाइन थी वो। सो बैक स्लैश टी आपका हॉरिजॉन्टल टैब के लिए है, एंड वर्टिकल के लिए आप बैक स्लैश वी यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए इनको हम देख लेते हैं स्केप सीक्वेंस को यूज़ करके प्रोग्राम के अंदर। तो वापस आते हैं अपने देव C++ वाले कंपाइलर पे और टूल पर, एंड देन यहाँ पर हम स्केप सीक्वेंस यूज़ करना चाहते हैं। तो चलिए प्रिंट फंक्शन है हमारे पास। अब देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना था कि ये जो है मुझे बैक स्लैश के साथ रिप्रेजेंट करनी थी, तो मैं डबल यहाँ पे बैक स्लैश लगा देता हूँ स्टार्टिंग में। सो अब देखिए जब मैं इसे रन करूँगा तो मेरा जो आउटपुट है उसमें देखिए सिंगल बैक स्लैश यहाँ आ गया एक। ओके, सिंगल का मतलब है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक तो इसने प्रोग्राम ने अपने पास रखा ताकि वो इस वाले कैरेक्टर को प्रिंट करवा सके। ओके, सिमिलरली आगे चलते हैं, सेम इसी स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं हम। सो शिफ्ट होम करेंगे, शिफ्ट एंड करेंगे आप तो इसकी स्टार्टिंग से एंड की वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं, स्टेटमेंट को कॉपी कर सकते हैं, एंड कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, तो आपका टाइम बचेगा यहाँ पर। अब देखिए सिंगल कोट्स के लिए, सपोज मुझे हेलो वर्ड जो है सिंगल कोट्स में देना है, तो मैं यहाँ हेलो लिख दूँगा। ओके, हेलो, एंड मुझे एंड वाला भी देना होगा बैक स्लैश में, तो इसलिए यहाँ पे एक बार स्लैश और लगेगा, इस हेलो को हटाना होगा। सो मेरे को अगर ये जो है सिंगल कोट्स के अंदर हेलो लिखना था, सिर्फ हेलो, तो मुझे ये वाली टेक्निक यूज़ करनी होगी, बैक स्लैश के साथ में सिंगल कोट्स। ओके, सो देखते हैं चलिए इसका भी रिज़ल्ट F11 करने पे। सो F11 करने पे देखिए यहाँ पर ये आ गया
सिंगल्स कोट्स के साथ में हेलो फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए ये दोनों लाइनें कहाँ हैं, एक ही मतलब दोनों स्टेटमेंट्स एक ही लाइन के अंदर हैं। ओके, दोनों स्टेटमेंट्स एक ही लाइन पे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो अलग अलग लाइन पर है। सो अगर आपको नीचे की तरफ लिखना है, यानी कि सेकंड लाइन से शुरू करना था इस स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं /n। ओके, इसको लिखने से क्या होगा, वो आपकी जो सेकंड लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पे वो हो जाएगी, सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ओके, तो देखिए नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गया। यही काम आप जो है /n जो है, यानी न्यू लाइन जो स्किप सीक्वेंस है, आप फर्स्ट वाली लाइन के एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी आप अगर देंगे तभी भी ये वर्क करेगा, यानी कि जैसे ही इस स्टेटमेंट को ख़त्म करेगा कि न्यू लाइन कर देगा, न्यू लाइन पे सेकंड स्टेटमेंट को प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो देखिए अब भी वही चीज़ आ रही है यहाँ पर। ठीक है, सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इस स्किप सीक्वेंस को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, सो हेलो वर्ड का हो गया। सेम डबल कोट्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क अगर भी आप भी देंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आपको क्या यूज़ करना है। अब इसमें एक लास्ट जो टॉपिक और रहता है वो और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे एन और लगाना चाहूँगा, एंड देन इसके बाद मेरा ये ये मेरा न्यू लाइन पे हो जाएगा। अब देखिए इसे रन करके देख लेते हैं एक बारी कि आ रहा है कि नहीं आ रहा सेकंड लाइन पे। ओके, सो सेकंड लाइन पे आ रहा है ये। ठीक है, अब देखिए सपोज़ मानिए मुझे ये टैब देनी है इनके बीच में, माई के बीच में और फ्रेंड्स के बीच में टैब देनी है। ठीक है, दोनों वर्ड्स के बीच में। मैं /t यहाँ पे लगाऊंगा। ओके, स्पेस आप यहाँ से दे सकते हैं एक एक स्पेस करके। जैसे ही मैंने /t लगाया और F11 किया, तो देखिए 6 या 8 स्पेस का जो वैल्यूज़ है वो बीच में प्रिंट कर देगा, देखिए यहाँ पर। ठीक है, 6 स्पेस होंगे या फिर 8 स्पेस, वो आपके ऊपर है कितना स्पेस आपको सेटअप करके रखना है। तो आप सेटिंग्स में जा कर के इस टूल के वहाँ से आप कर सकते हैं। तो जनरली अभी 6 स्पेसेस के लिए है, तो यहाँ 6 स्पेस आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको हेल्प करेगा काफ़ी राइटिंग मतलब अच्छी स्टेटमेंट्स को राइट करने के लिए। तो ये हो गया आपका स्किप सीक्वेंस का काम जितना भी है। तो ये पूरी लिस्ट है। ठीक है, आप लोगों को ये जो जितना भी कंटेंट है, मटेरियल है, चार्ट्स हैं इससे या नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें। ओके, एंड डेटा टाइप्स आपके पास आते हैं थर्ड नंबर पे। अब डेटा टाइप्स क्या हैं? डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा पहले हमें, इसकी डेफिनेशन को। डेटा टाइप्स क्या हैं? एक तरह से डिक्लेयर करने के लिए हैं। मतलब आप सपोज़ डिक्लेयर क्या करने के लिए हैं? उस मेमोरी स्टोरेज को कह सकते हैं आप, या उस उन वैल्यूज़ को या उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। बिकॉज सब आप जब कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको नहीं पता किस टाइप का डेटा आएगा। ओके, बट आप डिसाइड पहले से करके रख सकते हो कि आप पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है वो किस टाइप की वैल्यूज़ के साथ में डील करेगा। ओके, तो जैसे कि डेटा टाइप यहाँ पर हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो लिस्ट यहाँ पर है, अभी हम उसे भी देखेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जस्ट डेटा टाइप यूज़ किया जाता है डिक्लेयरिंग द वेरिएबल और फंक्शन। ठीक है, यानी कि जो फंक्शन है, जो प्रोसेसर मेथड्स आप लोग बनाएंगे उनको डिक्लेयर करने के लिए, या फिर वेरिएबल्स जो स्टोरेज एरिया होगा उसको डिक्लेयर करने के लिए कि वो किस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, या प्रोग्राम है या फंक्शन है तो किस टाइप की वैल्यूज़ को वो रिटर्न करेगा। ठीक है, ये डेटा टाइप डिसाइड करता है। नाउ इसके कुछ बेसिक्स टाइप्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, अर्थमेटिक, फ्लोटिंग, कैरेक्टर्स। ठीक है, ये सारे इसके बेसिक डेटा टाइप हैं। एंड आफ्टर दैट कुछ अदर भी हैं, जैसे एन्यूमरेटेड टाइप्स हैं, जो कि होता अर्थमेटिक की तरह ही है लेकिन कुछ सर्टेन डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यूज़ को है। ठीक है, इसी तरीके से वॉइड है। वॉइड मीन्स नथिंग, वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक इग्नोर करने के लिए है डेटा टाइप स्टेटमेंट को। ठीक है, तो हम वॉइड करते हैं, यानी कि प्रोग्राम कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, या वो वेरिएबल कुछ भी स्टोर नहीं करेगा, बस एक वेरिएबल की वो वैल्यू लेके रहेगा। ठीक है, ड्राइव टाइप्स में इनके पास खुद के जो है मतलब एक तरह से कह सकते हो, ड्राइव टाइप्स का मतलब होता है कि जो दूसरी टाइप की वैल्यूज़ को जो है अपने पास स्टोर करके रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को। ठीक है, ये भी है आपका ड्राइव टाइप्स है, जो दूसरे वेरिएबल्स से या उनसे वैल्यूज़ को ऑक्यूपाई करते हैं। एंड देन अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो यहाँ पे दो जो कैटेगरीज हैं, इंटीजर टाइप्स एंड फ्लोटिंग टाइप्स। इंटीजर से पहले एक और है यहाँ पर मिसिंग है, कैरेक्टर टाइप्स। ठीक है, उसका चार्ट मैं एक्चुअली इसमें कंपाइल कर चुका हूँ, वो कंबाइंड बना दिया है मैंने, तो इससे थोड़ा सा आप समझ लेंगे। ठीक है, एक कैरेक्टर टाइप्स भी होता है,
मैं इसे यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एक। सो कैर टाइप, ओके। सो कैरेक्टर टाइप होता है एक जनरली। तो ये कैरेक्टर टाइप का जो है, इसमें चार्ट में ऊपर देख लीजिए आप, तो ये 3 टाइप के हैं यहाँ पर, ओके। अनसाइंड एंड साइंड। इसी तरीके से इंटीजर रिप्रेजेंटेशंस है, इंट, अनसाइंड, साइंड, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है, ये सारे रिप्रेजेंटेशंस हैं इन डेटा टाइप्स के। अब स्टोरेज साइज़ क्या है इनका, इन वैल्यू रेंज क्या है। सो स्टोरेज साइज़ ये है कि अगर आप एक जो है जब वेरिएबल डिक्लेयर करोगे कि इस डेटा टाइप का, मीन्स दैट अगर आपने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है और उसका एक सिंगल वेरिएबल को भी डिक्लेयर करोगे तो वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, ओके। एंड उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी तो वो इस रेंज के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। नंबर से समझते हैं, नंबर से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सपोज़ मान लीजिए आपने इंटीजर टाइप का जो कि डील करता है सिर्फ नंबर्स के साथ में, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स के साथ में, जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नहीं होती हैं वो नंबर्स, ओके। सो इंटीजर उनके साथ डील करता है। तो अगर आपने एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल डिसाइड किया, सपोज़ एन, ओके। सो उस एन में जो भी नंबर आप डालना चाहेंगे तो उसकी जो रेंज है वो ये होगी, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर आप ये वाला लिख सकते हैं या वो स्टोर करके रखेगा अपने पास, या सेकेंडली ये वाला, ठीक है। अगर 2 है तो ये वाली रेंज हो जाएगी, 4 है तो ये वाली रेंज हो जाएगी। ये आपके ऊपर बेस्ड है, डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग कंपाइलर्स में या आप कह सकते हो टूल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें मिलती हैं हमेशा। अब आगे चलते हैं अनसाइंड इंट। ये भी ऐसे ही है, मेमोरी साइज़ एंड देन इसकी रेंज, ठीक है। शॉर्ट, इसकी मेमोरी साइज़ एंड रेंज। तो ये सारी चीज़ें रेंज और मेमोरी साइज़ डिसाइड करने के लिए यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि वो अगर आप एक वेरिएबल डिसाइड करते हैं तो वो कितना मेमोरी बनाएगा, कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, एंड अगर वो वैल्यू रेंज कितनी ले सकता है, ठीक है। इससे आपके प्रोग्राम का साइज़ भी डिसाइड होता है। तो अननेसेसरी वेरिएबल्स लेना ज़रूरी नहीं होता है, इससे क्या होता है हमारा प्रोग्राम का साइज़ बढ़ जाता है खाली में, ओके। सेम फ्लोटिंग टाइप से, फ्लोटिंग टाइप मीन्स दैट फ्रैक्शनल्स वैल्यूज़ को आपको जब प्रेजेंट करना हो या स्टोर करना हो तो यहाँ पर 3 टाइप के हैं, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। इनके साइज़ हैं, इनकी रेंज यहाँ पर है। एंड आप सिंपल वे में समझे तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ यानी आफ्टर डॉट जो है आपका ये इतने टाइम प्लेसेस तक वैल्यूज़ को स्टोर करके रखेगा। फ्लोट 6 के लिए है, डबल 15 वैल्यूज़ के लिए, लॉन्ग डबल 19 डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यूज़ के लिए है, ओके। सो ये चीज़ें हैं। कैरेक्टर आपको बता ही दिया है, कैट टाइप जो है आपका ऊपर की तरफ है, ओके। सो ये हो गए आपके सारे डेटा टाइप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टोर करवाने के लिए, ओके। सो डेटा टाइप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको अभी बताया होगा मैंने कि डेटा टाइप्स जब भी हम यूज़ करते हैं तो वेरिएबल्स, ठीक है। तो अभी जो है टाइम हो रहा है, इनको यूज़ कर लेते हैं। डेटा टाइप्स को कैसे यूज़ करना है, तो हम प्रोग्राम पर आते हैं वापस। डेटा टाइप यूज़ करने के लिए देखिए यहाँ पर प्रोग्राम मैंने तो बताया था, डेटा टाइप 2 जगह लगता है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल लगता है आपका प्रोग्राम के लिए, आप अगर कोई प्रोग्राम नेम लिख रहे हैं यानी कि मेथड या फंक्शन नेम लिख रहे हैं तो आप उसके साथ में यहाँ पर डेटा टाइप यानी रिटर्न टाइप के फॉर्म में उसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये डेटा टाइप है, यानी कि ये मेन प्रोग्राम जो है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। आप अपने तरफ से ही फंक्शंस या इन्हें मेथड्स को बना सकते हो। अब इनसाइड ऑफ द मेन प्रोग्राम यानी कि इस फंक्शन के कैसे हम यूज़ कर सकते हैं डेटा टाइप को, तो आपको यहाँ पर टाइप करना होता है। जैसे आप करेंगे इंट, ठीक है, कैर, या फिर आप यहाँ पे यूज़ करें वॉइड, लॉन्ग के साथ में शॉर्ट भी था आपको याद हो, ठीक है, फ्लोट, डबल। सो ये आपके जो है डेटा टाइप यहाँ पर आपने लिख दिए हैं, ओके। जस्ट एक डेटा टाइप है, मैं शॉर्ट को हटा देता हूँ क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। सो ये जो है आपके वैल्यूज़ को यानी कि डेटा को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स डिसाइड कर लिए हैं, ठीक है। अब इनके वेरिएबल्स डिसाइड करते हैं। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स जस्ट एक मेमोरी कंटेनर होता है जो कि आपकी उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू को स्टोर करेगा, ओके। मीन्स दैट आप कह सकते हो वेरिएबल जस्ट अ पार्ट ऑफ डेटा टाइप, या इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। सो जैसे डेटा टाइप होगा उसी टाइप की वैल्यू को ये स्टोर करके रखेगा। अगर वो इंट टाइप का वेरिएबल है तो सिर्फ इंटीजर, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, ठीक है।
एंड फ्लोट है तो फ्लोट टाइप की वैल्यू को, यानी कि फ्रिक्शन वैल्यूज़ को भी साथ में रखना पड़ेगा हमें। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप सिंपली समझ सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन है। नोट्स जो होंगे नीचे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो इस चार्ट को, इसके वर्ड नोट को आप वहाँ से निकाल सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं ईजिली। सिंटेक्स की बात करें अगर वेरिएबल्स के, यानी कि राइटिंग की, कि कैसे हमें राइट करना होगा वेरिएबल, सो सिंपल है, हमें बस वेरिएबल का जो है टाइप डिसाइड करना होगा। टाइप मतलब डेटा टाइप, ओके। डेटा टाइप हमें डिसाइड करना होगा कि वो किस डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। एंड देन इसके बाद हमें लिखनी होगी लिस्ट, वेरिएबल लिस्ट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ नीचे दिए हैं। सो इंट है, जैसे आई जे के मेरे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स होंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के लिए, फ्लोट है फ्लोट के लिए, डबल के लिए, ठीक है। तो आपकी के ऊपर है ये कैसे भी आपको डिक्लेयर करना है। सो यहाँ पे चलिए डिक्लेयर कर लेते हैं। सो वॉइड के लिए मतलब क्या होता है, इग्नोर करता है ये टाइप ऑफ डेटा, तो इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं होगी, तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। बेसिक काम हमारा इनके लिए है, इंट वगैरह, कैर, फ्लोट, डबल। तो चलिए इनको स्टोर कर लेते हैं वैल्यूज़ को। सो इंट है हमारे पास। अब मैं यहाँ वेरिएबल डिसाइड करता हूँ, तो यहाँ पे सपोज़ मान लीजिए मैं एक्स रख लेता हूँ अभी, एंड सेमी कॉलन, क्योंकि टर्मिनेट ज़रूर करना होगा, ठीक है। कैरेक्टर के लिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ए, ओके। फ्लोट के लिए मैं यहाँ रख लेता हूँ एफ, एंड डबल के लिए मैं यहाँ रख लेता हूँ डी एल, ठीक है। सो ये मेरे हो गए वेरिएबल डिक्लेरेशंस, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स की जो मैं बात कर रहा था वेरिएबल डिक्लेयर करने की, तो वो भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अब। सो डिक्लेरेशन में आ जाते हैं। डिक्लेरेशंस के अकॉर्डिंग हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। एंड देन राइट वे एंड रॉन्ग वे यहाँ पे दो तरीके से हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, डिक्लेरेशन के टाइम पे केस सेंसिटिव होता है सी लैंग्वेज, ठीक है। सो केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल लेटर्स को अलग से ट्रीट करेगा, डील करेगा, या उनको अंडरस्टूड करेगा, एंड कैपिटल को अलग से। तो यहाँ पे राइट वे और रॉन्ग वे दो तरीके से लिखे हुए हैं। राइट वे में आप कुछ इस टाइप की डिक्लेरेशंस को कर सकते हैं, जिसके अंदर कैपिटल से स्टार्ट हो सकता है, स्मॉल से स्टार्ट हो सकता है। अगर आपको स्पेस दे करके लिखना है तो आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यही आपके लिए फॉर्म है जो कि राइट वे है, जिससे आप कोई भी टाइप का वेरिएबल डिसाइड कर सकते हो। रॉन्ग वे क्या है, अगर आपने कोई कीवर्ड लिया है, जैसे ब्रेक एक कीवर्ड है, कीवर्ड हम फर्दर अभी आगे जाके करेंगे डिस्कस। कीवर्ड्स होते हैं जस्ट एक रिजर्व वर्ड, तो हम डिस्कस करेंगे, ओके। सेकंड, हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी कीवर्ड को, उसको वेरिएबल नेम को, ठीक है। नंबर भी नहीं हो सकता, ना ही नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। स्पेस नहीं दे सकते हैं दो चीज़ के नेम के बीच में। एंड सेम टाइप का डेटा, यानी सेम वेरिएबल फर्दर डिसाइड नहीं कर सकते एक ही डेटा टाइप के लिए। मतलब इंट का अगर आपने एक्स ले चुके हो तो एक्स अगेन नहीं ले सकते। हाँ, स्मॉल एंड कैपिटल में हो सकता है, ठीक है। यानी कि अपर और लोअर केस में वो दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन स्मॉल स्मॉल अगर दोनों ले दिया एक्स एक्स तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ओके, तब भी आपको वो एरर शो करेगा। अब सेकंड है इनिशियलाइजेशन। तो डिक्लेरेशन हमने कर चुके हैं, जैसे अभी हमने प्रोग्राम में भी देखा, यहाँ पर ये सारे डिक्लेरेशंस हैं, ठीक है, और राइट वे में हैं। अब इनिशियलाइजेशन की बात आती है, तो इनिशियलाइजेशन क्या होता है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप उस कुछ डेटा डाल देते हैं उसमें वेरिएबल में। जैसे मैथ में करते हैं हम, लेट एक्स करते हैं और उसको इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, दैट मीन्स हमने इनिशियलाइज कर दिया। सो यहाँ पर भी अगर हम इंट में कुछ वैल्यू डालना चाहें, जैसे एक्स के अंदर मैं 15 रखना चाहूँ तो मैं 15 रख सकता हूँ। कैरेक्टर के अंदर अगर मुझे वैल्यू डालनी है तो कैरेक्टर की वैल्यू के लिए मुझे यहाँ सिंगल कोट्स यूज़ करना होगा, ओके। तो मैं इसके अंदर वैल्यू डाल सकता हूँ, ठीक है। एक सिंगल कैरेक्टर यानी टी, या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, नंबर भी रख सकते हैं आप, लेकिन ये एज ए कैरेक्टर फॉर्म होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं कर सकते इसके साथ में आप। तो कैरेक्टर भी रख सकते हैं आप, एट द रेट रखना चाहें, ठीक है। फ्लोट के लिए इक्वल साइन लगाएंगे। इक्वल यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हम पढ़ेंगे आगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, तो अभी इक्वल समझ लीजिएगा, ठीक है। इक्वल करेंगे हम तो इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर 5.6, ठीक है। ये वैल्यू हम फ्लोट के लिए रख लेते हैं, और डबल के लिए भी हम ऐसे ही कोई वैल्यू रखना चाहें तो 6.8। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई जो हमने डिसाइड कर ली, ठीक है, यानी कुछ स्टोर करके रख दी। अब आप कह रहे होंगे कि फ्लोट के लिए तो बताया था कि 6 प्लेसेस तक, तो आपके ऊपर है, वो आप लिख लीजिए। नहीं लिखना है तो ऑटोमेटिक आपको 6 तक ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक मैं कर लेता हूँ, एक को नहीं करता हूँ, तो दोनों के हम रिजल्ट्स देख लेंगे। तो 6 तक चलते हैं इसको ले करके, ठीक है, ये हो गया। इसके लिए नहीं करते हैं, ठीक है, ये कंपाइलर अपने आप ही करेगा डिसाइड।
तो अब देखिए टाइप्स में भी ये रहे कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल, वॉइड। तो इन टाइप्स को आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी टाइप के डेटा आप हमेशा यूज़ करेंगे प्रोग्राम में। तो हमारा वेरिएबल का भी टास्क कंप्लीट हो गया है हमारे पास। ओके, सो अब बात करते हैं हम लोग आगे चल के आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स के अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना होगा आइडेंटिफायर्स हैं क्या। तो जस्ट आइडेंटिफाई यूज़ होते हैं आपके उस वेरिएबल डिक्लेरेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि वो किस टाइप का डेटा को स्टोर करेगा या शो करेगा। ओके, सो ये कुछ डिक्लेरेशंस हैं, सेम वेरिएबल डिक्लेरेशन के राइट रूल के अकॉर्डिंग ही हैं ये, जो राइट रूल होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, एंड देन ये डेफिनेशन है जिसमें आप स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह को यूज़ नहीं कर सकते, नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं राइटिंग के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग पे। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड। सो आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे देखा होगा ब्रेक था वहाँ पर, सो रॉन्ग वे था रिप्रेजेंट करने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल को, बिकॉज वो रिजर्व वर्ड था। सो रिजर्व वर्ड क्या मतलब, कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो कि रिजर्व कर लिए गए हैं सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उनका खुद का कुछ मीनिंग है, इसलिए उनको फर्दर हम यूज़ नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल, एज ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, या किसी भी आइडेंटिफायर नेम के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे टोटल 33 वर्ड्स हैं आपके अवेलेबल, एंड लिस्ट देखेंगे आप तो इसमें आपको दिख जाएंगे सारे। सो ब्रेक देखिए, ब्रेक भी इसका एक पार्ट है, इसलिए वहाँ पर जो है वो एरर देगा, ठीक है, डिक्लेरेशन के टाइम पे। एंड आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वन जो है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, ये जो ब्लू टाइप के हैं, देखिए इंट हो गया, ये सारे ब्लू वाले जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसे हम देखिए नीचे की तरफ चलते हैं अगेन अगेन, तो यहाँ पे रिटर्न भी है, देखो ब्लू हो रखा है ये भी। तो दैट मीन्स ये जो है सारे रिजर्व वर्ड हैं। अब इसमें रिटर्न भी देखेंगे आप तो रिटर्न कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा लिस्ट में। तो देखते ही रहा रिटर्न, तो रिटर्न भी है यहाँ पर, ठीक है। दैट मीन्स ये सारे रिजर्व वर्ड हैं ना, हम फर्दर यूज़ नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल, एज ए कांस्टेंट। सो अभी हमारे पास आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स, डिक्लेरेशंस तक तो हमने कर चुके हैं। अब आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स की बात करते हैं। तो आइडेंटिफायर्स जस्ट एक वेरिएबल फॉर्म होती है रिप्रेजेंट करने की, लेकिन आइडेंटिफायर्स का एक और यूज़ होता है अगर आपको इनकी वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है रन करने में, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई, ना एक्स की वैल्यू है, ना एफ़ की वैल्यू है, ना डी एल की वैल्यू है, ना ए की वैल्यू है। तो अगर आप चाहते हैं उन वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना, तो आपको ये प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करना होगा एक बार फिर से, ठीक है। कैसे यूज़ करना होगा, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है इसका। आपको बस यहाँ पर लिखने होंगे स्टेटमेंट्स, जितनी भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। एंड देन इस मैसेज को मैं हटा देता हूँ। हटाने का रीज़न आपको पता है, न्यू लाइन पे मेरा डेटा स्टोर हो, यानी आफ्टर 2 लाइन्स, तो मैं डबल लाइन लगाऊंगा यहाँ पर, ओके। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या प्रिंट करवाना है, एक्स। एक्स इक्वल मैंने ये लिखना है, ठीक है। एक्स की जो अंदर वैल्यू है वो मैं शो करवाना चाहूँगा, तो मैं ये फॉर्मेट लिखूँगा राइटिंग का। एंड देन उस वैल्यू को यहाँ पर लिखने के लिए, जो एक्स के अंदर की वैल्यू उसको शो करवाने के लिए मुझे यहाँ पर परसेंट के साथ में डी लगाना होगा। ये भी एक आइडेंटिफायर होता है, ओके। सो ये परसेंट डी यूज़ होता है आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करके स्टोर नहीं सॉरी शो करवाने के लिए, ठीक है। अब परसेंट डी यानी कि पता चल जाएगा प्रोग्राम को, इस मशीन को, कि यहाँ पे कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू है शो करवानी है, लेकिन कौन सी है, किसको शो करवाना है, उसकी लिस्ट आपको एक कोमा डाल करके यहाँ देनी होगी। तो यहाँ पर जिस वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पर वो स्टोर करके शो कर देगा। जैसे x लिखा तो ये पता कर लेगा परसेंट डी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, एंड किसकी वैल्यू शो करनी है, हम कौन से टाइप की कौन से वेरिएबल की करनी है, तो x यहाँ से मिल गया, फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट कैरेक्टर x है, तो ये फर्स्ट जो है वैल्यू इसी की प्रिंट करेगा। तो देखिए रन करके दिखाता हूँ मैं, जैसे करा तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 15 आ गया, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल से टेक्निक्स हैं। अब आप आगे जा कर के और भी चीज़ों के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कैर के लिए है मुझे, तो बस थोड़े से मुझे आइडेंटिफायर्स फर्दर यहाँ पे मॉडिफाई करने होंगे, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इन सबको फिर से, ठीक है। चलिए कर लिया मैंने कॉपी पेस्ट। अब एक्स इंटीजर टाइप के लिए तो मैं लिख चुका हूँ। अब बात करते हैं फ्लोट कैरेक्टर टाइप के लिए, तो ए मैं यहाँ पे लिखूँगा, एंड इसके लिए यहाँ पे डी की जगह पर सी लिखना होगा, एंड वेरिएबल की जो लाइन है वहाँ पर मेरे को लिखना होगा ए, ओके। तो ये F11 करने से देखो मेरा ये भी रिज़ल्ट आ जाएगा। सो ए के अंदर क्या वैल्यू है, @ एक्स के अंदर क्या वैल्यू है 15,
ये दो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सेम स्टेटमेंट मैंने कॉपी की थी, इन्हें मॉडिफाई नहीं किया है, ठीक है। सेम अब आप करते हैं बात एफ वाले के लिए, यानी कि फ्लोट वाले वैल्यू के लिए, एंड सेकंड डीएल वाली वैल्यू के लिए। यहाँ पर आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वही लिखें वेरिएबल के ही, लेकिन यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी एल जस्ट एक शो एक्चुअल वैल्यू को दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने ऐसे ही यूज़ किया इसलिए मैंने यहाँ ये यूज़ किया डी एल, ओके। यहाँ पे एफ, अब परसेंट एफ, यहाँ पर मुझे परसेंट एफ यूज़ करना होगा क्योंकि ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। देखिए सिंपल से चीज़ें हैं, इंटीजर के लिए डी है परसेंट डी, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी, प्रिंट फ्लोट के लिए परसेंट एफ। तो यहाँ पे अब फ्लोट की जैसे ही मैं वैल्यू लिखूँगा, ठीक है, जैसे कि एफ़ यानी कि वेरिएबल लिस्ट दी मैंने एफ़, और इसे रन किया तो देखिए यहाँ पर एफ़ की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स तक दिखा रहा है लास्ट में पूरी वैल्यू, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है नीचे वाले के लिए यहाँ पर डी एल लिखा हुआ है, इस परसेंट डी की जगह पर मेरे को लिखना होगा यहाँ पे डी एल, ठीक है, सॉरी डी एल नहीं, सॉरी एल एफ, लॉन्ग फ्लोट होता है ये, ठीक है। सो लॉन्ग फ्लोट होता है, डी डबल की जो वैल्यू है, तो एल एफ लिखना होगा मुझे, एंड देन यहाँ पे लिस्ट का यानी कि उस वेरिएबल का नेम, तो डी एल है हमारे पास, एंड उसकी वैल्यू देखिए 6.8। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो देखिएगा क्या होगा, रन करने पे देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है अपने आप डेसिमल पॉइंट्स में आ रही है, ठीक है, मतलब फ्रिक्शंस वैल्यूज़ में आ रही है ऑटोमेटिक। यहाँ पे मैंने जस्ट 6.8 लिखा है लेकिन यहाँ पे अपने आप वो दिखा रहा है, ओके। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। एंड देन अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यानी कि कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिंगल लाइन में ही आप इन सबको कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। सिंगल लाइन में मतलब जैसे मुझे एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, देन मुझे फ्लोट की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, एक \t एंड देन एफ इक्वल करके मैं यहाँ पर परसेंट एफ कर दूंगा, ओके। तो इससे मेरा फ्लोट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन फिर से मैं टाइप करके कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कराना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिए हैं, ठीक है, ऊपर देख सकते हैं आप, पहले कैरेक्टर है फ्लोट से, बट यहाँ पे मैं पहले फ्लोट करूँगा देन कैरेक्टर, ओके। सो अब मेरे को कैरेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मेरा जो कैरेक्टर वैल्यू है दैट इज़ ए, एंड इसके अंदर जो वैल्यू होगी यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊँगा तो परसेंट सी, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। देन \t अगेन, एंड इसके बाद मुझे अब डबल की वैल्यू प्रिंट कराना है, तो डी एल इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे परसेंट डी लिखूँगा, ठीक है। इससे मेरी परसेंट डी नहीं सॉरी एल एफ, तो लॉन्ग फ्लोट लिखूँगा तो मेरी यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी। अब लिस्ट कैसे डिसाइड करनी है यहाँ पर आपको, जब एक साथ ही सबको शो करवाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके पास ये x है, ठीक है, यानी कि इंटीजर है तो आपको यहाँ पे x लिखना होगा, देन कोमा। फिर आपके पास है फ्लोट वाले के लिए, तो फ्लोट का जो वेरिएबल नेम है दैट इज़ f, तो f, ओके। देन आपके पास है कैरेक्टर, कैरेक्टर की जो वेरिएबल का नेम है a, तो a। देन फ्लोट डबल वाले के लिए यहाँ पर जो वेरिएबल नेम है dl। तो ये लिस्ट आपको लिखनी होगी तभी आपका वैल्यू शो होगा, अदरवाइज़ वो रॉन्गली आपको आउटपुट देगा। तो पहले हम करेक्ट वाला देख लेते हैं रन करके, 0 एरर्स हैं, एंड देन वैल्यूज़ देखिए पहले आपकी 4th लाइन में है 1 बाय 1, एंड सिंगल लाइन में देखिए आउटपुट आपका यहाँ आ गया, ओके। तो एक ही प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके भी आप अपने नंबर ऑफ़ लाइंस को कोड में कम कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ईज़िली सारी वैल्यूज़ को एक ही स्टेटमेंट में यानी कि एक ही बारी प्रिंटफ को यूज़ करके प्रिंट करवा लिया, ओके। अब अगर मैं देखिए इसी चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, अगर मैं परसेंट यहाँ पर जो है डी की जगह पे एफ़ कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो अब देखिए ये जो है क्या करेगा, रिटर्न मुझे वैल्यूज़ रॉन्गली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 0 0। तो परसेंट टाइप करने से क्या हो गया, यहाँ पर रॉन्गली मुझे वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो इससे डी चाहिए। इसी तरीके से अगर फ्लोट वाले के लिए मैं यहाँ डी कर देता हूँ तो देखिए इसकी जो है ना डेसिमल वैल्यूज़ गायब हो जाएंगी सारी, ठीक है। सो एफ़ वाले में देखिए इसकी वैल्यूज़ ही गलत आ रही है पूरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका बहुत बड़ा रोल है वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए, वेरिएबल्स की जो वेरिएबल में डेटा है उसको स्टोर डेटा को प्रिंट करवाने के लिए। अब ये तो हो गया आपका आइडेंटिफायर्स के साथ में। अब लिस्ट के साथ में भी चीज़ चेक करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आपने x की जगह f लिख दिया गलती से, इंटीजर के लिए था लेकिन आपने फ्लोट प्रिंट करवाया, तो देखिए वहाँ पर भी आपकी रॉन्ग वैल्यू प्रिंट करेगा, ओके। एंड सेम आप अगर यहाँ पर
फ्लोट वाले के लिए करते हैं, ठीक है, फ्लोट वहाँ पे डिक्लेरेशन और यहाँ पे आपने एक्स कर दिया, तो देखिए क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे 0 0। दैट मीन्स कोई वैल्यू यहाँ है ही नहीं, रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। लिस्ट भी हमेशा ध्यान से ही यहाँ पे ऐड करनी है आपको, जैसे आपके यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस हैं सिंगल लाइन के लिए, तो ये आपके नंबर ऑफ़ लाइंस को बचाएगा, टाइम भी बचाएगा आपका। ओके, तो ये हो गई हमारी सारी वेरिएबल्स के ऊपर जितना भी वर्क है। इनिशियलाइजेशन हमारा एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जैसे हमने ये किया हुआ है, डिक्लेयर किया देन इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। एंड देन ये हमारी स्टेटमेंट प्रिंट्स हो गई। कैसे कैसे प्रिंट्स करनी है, उनकी वैल्यूज़ को कैसे शो करना है, ये अभी हमने सीख लिया है। अब कीवर्ड्स की बात आती है लास्ट में। कीवर्ड्स जो कि रिजर्व्ड वर्ड थे, तो रिजर्व्ड वर्ड अगर मैं यूज़ करता हूँ, मान के चलिए जैसे कि मैंने एक यहाँ पे एक्स के साथ में मल्टीपल मुझे वेरिएबल्स लिखने हैं, तो मैं कोमा लगाऊंगा यहाँ पर। एंड देन मैं सेकंड वेरिएबल का नेम लिखूँगा, सपोज़ ब्रेक। तो मैंने ब्रेक यूज़ किया था, इसलिए मैंने ब्रेक लिखा, तो देखिए ब्रेक ब्लू हो गया। एंड देखिए मुझे फर्दर लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ब्रेक के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, सपोज़ मान लीजिए 5, तो ये आपके अकॉर्डिंग तो ठीक लग रहा है आपको, लेकिन जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो ये एरर दे देगा। देखिए रेड लाइन आ गई, नीचे एरर स्टेटमेंट आ गई, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, ठीक है। सो बिफोर ब्रेक जो है यहाँ पे कुछ गलती है आपकी, यानी कि ये जो गलत है, ठीक है। इसे आप हटा देंगे, यहाँ पे कुछ और लिखेंगे, सपोज़ बी लिखेंगे, तो देखिए आपका ये कम्प्लीटली रन करेगा, ठीक है, प्रोग्राम, कोई एरर नहीं है। एंड बी की वैल्यू को आप फर्दर प्रिंट भी करवा सकते हैं यहाँ पर। कैसे, एक बार फिर से यहाँ पर हम एक्स के साथ में बी को प्रिंट करवा लेते हैं, बी इक्वल्स टू परसेंट डी, एंड देन लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बी कर लेंगे। ओके, तो जैसे ही रन करेंगे तो देखिए फर्स्ट लाइन का जो था यहाँ पर एक्स भी आ रहा है एंड बी भी आ रहा है। अब देखिए इनमें भी एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, अगर आपने यहाँ लिस्ट गलत करी, सेम डेटा टाइप है दोनों का, लेकिन लिस्ट गलत कर दी, डी पहले लिख दिया और एक्स पहले यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे मैसेज में आपने एक्स इक्वल्स टू ये दिया है और बी इक्वल्स टू ये दिया है, तो देखिए ये जो है ना आपकी वैल्यू को गलतली आपको शो करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने लिस्ट गलत तरीके से सेट की है। सो देखिए एक्स के अंदर 5 हो गया, अब बी के अंदर 15, जबकि एक्स के पास 5 है एक्चुअल में यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, लिस्ट हमेशा बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी वैल्यूज़ को शो करने के लिए, ठीक है। रिजर्व्ड वर्ड भी मैंने बता दिए कि आपके अगर यहाँ पे कोई भी रिजर्व्ड वर्ड जो कि रिजर्व पहले से ही सी ने कवर करके रखा हुआ है, उनको आप फर्दर एज ए वेरिएबल कांस्टेंट की वैल्यू में नहीं ले सकते हैं। कांस्टेंट क्या है, जस्ट एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे कि ये 6 8 है, ठीक है, ये 5 है, ये सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो होप गाइस आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड आपके जो भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। इनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है यहाँ पर, यानी कि ये जो पूरा ये इसका जो चार्ट है, इस चार्ट का या इसके शॉर्ट नोट्स जितने भी बनेंगे, जो इसके अंदर कंटेंट है, उसका एक शॉर्ट नोट भी रेडी किया हुआ है, वो आप अपने थ्योरेटिकल स्टडी के लिए ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रीवियस वीडियो जो है आपको वो भी मेरी मिल जाएगी इसी ट्यूटोरियल के अंदर या एंड में आपको मिल जाएगी कार्ड में, तो वहाँ से आप क्लिक करके प्रीवियस वैल्यू जो है, यानी कि इसका जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सी के बारे में पूरा मतलब पार्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड कौन सा करना है वो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, तो आप वहाँ से उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो आगे जैसे जैसे ट्यूटोरियल्स बढ़ेंगे हम और भी प्रोग्राम्स को करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारे पास जितना थ्योरेटिकल पार्ट्स था हमने कवर कर लिया है, ऐसे ही मैं धीरे धीरे आपको थोड़ा थ्योरेटिकल एंड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पूरा सी का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है गाइस। तो हम जल्दी ही आप लोगों से मिलेंगे, जब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए, कोडिंग करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद आप लोगों का।